हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने लघुत्तरी प्रश्न को शुरू किया था और आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। उत्तर, जो विश्व के 7 अजूबे हैं, आश्चर्यजनक चीज है, इसमें गीजा का पिरामिड भी आता है। तो क्यों इसमें ये गिना जाता है आश्चर्यजनक स्मारकों में, इसके बारे में पूछा है। तो उत्तर देखते हैं इसका, पिरामिड। पिरामिड के बारे में, सिंधु वासियों की भांति ही मिस्र वासियों ने भी कला के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली थी। मिस्री कारीगरों की सबसे आश्चर्यजनक कृतियां पिरामिड हैं। पिरामिड पत्थरों के बने बहुत ऊंचे होते थे, जो सम्राटों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। सबसे बड़ा पिरामिड गीजे का है, गीजे का है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, निम्न प्रकार है। पहला है, गीजा का पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन का है। इसका निर्माण 2650 ईस्वी पूर्व के आसपास किया गया। दूसरा है, पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर है और धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.2 मीटर है, यानी ये वर्ग के आकार में है। और ये ऊंचाई इसकी है 146.61 मीटर। तीसरा है, इतिहासकार हीरोडोटस के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख आदमियों ने 20 वर्ष तक काम किया था। चौथा है, पिरामिड के नीचे पृथ्वी के बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक कमरे में सम्राट पेर ओ खास का शव रखा गया था। और पांचवा पॉइंट है, पिरामिड के उत्तरी भाग में नरसिंह की विशाल तथा भव्य मूर्ति बनी हुई है। छठवां है, यह पिरामिड प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है कि उस जमाने में, उस समय हमारे पास कोई मशीनरी नहीं हुआ था, ना कोई क्रेन होता था, ना कुछ भी होता था। तो उतना बड़ा बड़ा पत्थर से उतना ऊंचा पिरामिड कैसे बना दिया गया, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए इसको आश्चर्यजनक स्मारकों में गिना जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किनसे संबंधित है? लिखिए। उत्तर, त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, इस त्रिरत्न के पालन में जैन विश्वास रखते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंध रखता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। यह दुख निरोध मार्ग है। इसको इस प्रकार बताया गया है। अब 8वां अष्टांगिक मार्ग क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहला है, सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है, सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना। तीसरा है, सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग करना। चौथा है, सम्यक कर्म अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना चाहिए। पांचवा है, सम्यक जीविका। प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से ही धनोपार्जन करना चाहिए। छठवां है, सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना। सातवां है, सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन एवं कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। आठवां है, सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। ये अष्टांगिक मार्ग थे बौद्ध धर्म के। प्रश्न संख्या 17 है,
नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? अथवा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी। पहला सबसे नजदीक बुध है सूर्य पृथ्वी के, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। आकार में यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता, और यदि सूर्य से अधिक दूर पर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जीवधारी जीवित न होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन हेतु उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौर मंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका जो उत्तर है ये नीचे के 3 लाइनों में ही है, लेकिन इसके बारे में जब लघुत्तरी में पूछा है तो शुरू में भी लिख देंगे थोड़ा सा, तभी तो 60 वर्ड से ज़्यादा बनेगा, तभी तो लघुत्तरी में आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 है, चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। उत्तर, पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यहाँ पे देखिए सूर्य है और ये चंद्रमा है, इधर से जो सूर्य की किरणें जा रही हैं, जब पृथ्वी बीच में आती है तो इससे ढक जाता है और उसकी परछाई चंद्रमा पे पड़ती है, तो इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, यातायात के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? उत्तर, सड़कों पर भारी यातायात के कारण आए दिन प्रतिदिन हृदय विदारक दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलना बहुत आवश्यक है। आपका जीवन बहुमूल्य है, उसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। सड़क पर चलने के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अब नियम क्या क्या हैं पढ़ते हैं। पहला नियम है सड़क के बाईं ओर चलो। दूसरा है सड़क पर यातायात नियंत्रण हेतु लगी हरी, पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखो और हरी बत्ती का संकेत मिलने पर ही चलो। बत्तियों के निर्देश का पूरा पालन करो। यातायात के नियमों में 3 बत्तियां होती हैं। हरी बत्ती का मतलब चल लो, और पीली बत्ती का मतलब तैयार रहो, और लाल बत्ती का मतलब रुको होता है। तीसरा इसमें सड़क तभी पार करो जब हरी बत्ती जल जाए। जहां तक हो सके उसी स्थान पर से पार करो जहां सड़क पर पदयात्रियों हेतु जेब्रा के निशान हो। चौथा है जहां सड़क के दोनों ओर पथिक पथ फुटपाथ बने हैं, पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं लगी है तो यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश कर रहा है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ ये लाल बत्ती नहीं होती है वहाँ खड़े रहते हैं पुलिस वाले और वो दिशा निर्देश देते हैं, तो उसका पालन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है, यातायात के साधन किसे कहते हैं? उत्तर, आज हम साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन, टेम्पू आदि का प्रयोग करते हैं। ये सभी वातावरण के साधन कहलाते हैं। यातायात के देखिए यहाँ वातावरण दिया है, वातावरण नहीं होगा, यातायात के साधन कहलाते हैं। जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति तथा वस्तुओं का आवागमन होता है इन्हें यातायात के साधन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रमुख यातायात संकेतों के बारे में बताइए। उत्तर, सड़क यातायात के प्रमुख चिन्ह। ये रूखी सड़क है, रूखी सड़क के लिए देखिए ये प्लेन सड़क कैसे बनाया है, इसको कलर करके, और उसके बाद से इसमें उठा उठा चीज दिखाया है, इसका मतलब ये रूखी सड़क है। बाएं मोड़ने का चिन्ह ऐसे हो जाएगा, बाएं की तरफ मोड़ दिया है डबल स्क्वायर में, और आप लिख देंगे दाएं का इधर हो जाएगा। नो पार्किंग का सर्किल में एक पट्टी में नो पार्किंग लिखना। ये सब प्रमुख यातायात के संकेत हैं। इसके नीचे और दिया है टेढ़ा मेढ़ा मोड़ जो होगा ऐसे किया है, ऐसे करके ऐसे बना होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दाएं मोड़ का है। ये देखिए दाहिने तरफ मुड़ा है, ये
यहाँ से इधर भले ही टेढ़ा होकर लेकिन दाहिनी तरफ गया है तो दाएं टेढ़ा मेढ़ा मोड़। और स्कूल का चिन्ह ये हो जाएगा, दिशा वाहन को सर्किल में ऐसे बनाया है, इसको आप देखेंगे। और टेढ़ा मेढ़ा बाएं का ऐसे ले जाके देखिए बाएं ही आया है, बाएं की तरफ, तो ये बाएं हो जाएगा। और पार्किंग का पी लिखा रहता है सर्किल स्क्वायर में यानी वर्ग में, और वर्ग पेंटेड रहता है, ये पेंट रहता है। गाड़ी खड़ी करने का स्थान पार्किंग होता है। स्लो टू एक्सिस ओवर 6 टन, मतलब यहाँ पे आप स्लो चलें और 6 टन से ज़्यादा इस मतलब भारी वाहन इस पे नहीं चल सकती हैं। एक्सेस ओवर 6 टन का मतलब हुआ ये नहीं कि 6 टन से ज़्यादा गाड़ियाँ इस पे नहीं चल सकती हैं, बल्कि कि इस रोड पे जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो 6 टन से अधिक हैं। एक्सेस ओवर 6 टन का मतलब हुआ। तो ये इसका चिन्ह है, आप सबका चिन्ह बना लेंगे। और खड़ी पहाड़ी का ये चिन्ह होता है। और दूसरी गाड़ी के आगे निकलना वर्जित। देखिए ये साइड है, ये गाड़ी चल रही है, मान लीजिए रोड है, ऐसे जाके ऐसे है, इसको कट किया हुआ है, जो ये है ये कट किया हुआ है, तो मतलब निकलना वर्जित है, मतलब यहाँ पे ओवरटेक करना मना है, उसका चिन्ह ये हो जाएगा। इसके आगे है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का चिन्ह ये है। और यहाँ पे नंबर 1 स्पीड लिमिट, स्पीड 20 लिमिट, यानी इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड, वहाँ तक 20 किलोमीटर प्रति आवर तक का स्पीड यहाँ पे लिमिट है, मतलब इस रोड पे चल सकता है, या तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगा या फिर रोड खराब होगा। तो ये चिन्ह इसका हो जाएगा। हेयर पिन मोड़ बाएं, बाएं के तरफ मुड़ रहा है, देखिए हेयर पिन के जैसा है, तो ऐसे बनाते हैं, इसका ये चिन्ह है। और इसी में हेयर पिन मुड़ दाएं का ऐसे है, दाएं के तरफ, ये चिन्ह हो जाएगा। बाएं मोड़ का ये हो जाएगा, ऐसे जाके ऐसे। और ये हमने बता दिया चाल की सीमा 20 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए, इस चिन्ह का मतलब। तो ये सब आप बना लेंगे, सीख लेंगे बनाना। प्रश्न संख्या 22 है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और शीघ्र ही यहाँ से वापस भी चला गया, अतः उसके आक्रमण से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है। अब अलग अलग क्षेत्रों के बारे में क्या क्या प्रभाव पड़ा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है राजनीतिक महत्व, इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक। इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। आगे दिया है राजनीतिक एकता का प्रारंभ। तत्कालिक उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्बी के राज्यों में हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यूनानी राज्यों की स्थापना। पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि में दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ, जिसे उन्होंने भविष्य में दूर भी किया। अब आर्थिक प्रभाव क्या पढ़ा? ये तो राजनीतिक प्रभाव था। आर्थिक प्रभाव में है, पहला है नए मार्गों का ज्ञान। यद्यपि भारत के यूनान से पहले ही संबंध स्थापित थे, किंतु इस आक्रमण से अन्य व्यापारिक मार्ग खुल गए। मार्गों में एक जल मार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, यूनान, ईरान आदि पश्चिमी देशों के मध्य थे। काबुल, बलूचिस्तान में सुल्तान दर्रा तथा जोडोसिया से होकर जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ।
व्यापार को प्रोत्साहन। भारत और यूनान के मध्य व्यापार संबंध घनिष्ठ हुए। भारत गर्म मसाले, हाथी दांत आदि वस्तु का निर्यात तथा यूनान से कन्याओं का आयात होने लगा। सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की भारत विजय के फलस्वरूप कला, भाषा, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। यह प्रभाव पर्वतीय यूनानी संपर्क में था। प्रश्न संख्या 23 है, कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। ये पहले आ चुका है लेकिन लघु उत्तरी में रिपीट किया है, तो थोड़ा 3-3 4-4 लाइन इन दोनों के बारे में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती हैं। तो कर्क रेखा इसे कहते हैं। ये विषुवत रेखा हो गई पृथ्वी के बीचों बीच में। ये पश्चिम से पूरब की तरफ जो उत्तरी ऊपर की तरफ 23.5 अंश अक्षांश पे होता है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा दक्षिण की तरफ 23.5 अंश अक्षांश पे होता है, इसको मकर रेखा कहते हैं। तो आगे हमको पढ़ना है मकर रेखा। पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के मध्य के समानांतर 23 डिग्री से 26 डिग्री 22 मिनट दक्षिण अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। प्रश्न संख्या 24 है, केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानी के नाम लिखिए। उत्तर, केंद्र शासित क्षेत्रों एवं उनकी राजधानियां। एक तरफ केंद्र शासित क्षेत्र लिखा है, दूसरी तरफ राजधानी लिखा है। तो देखते हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है। लक्षद्वीप की कवरत्ती। दमन और दीव का दमन। देखिए ये दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों को मिला दिया गया है। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये दोनों एक ही हो गया है। इसकी राजधानी दमन हो गया है। और दिल्ली का नई दिल्ली और चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पांडिचेरी का पुडुचेरी यानी पांडिचेरी ही है। और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लद्दाख हो जाएगी और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाएगी। ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो कुल देखिए यहाँ पे 7 दिया है तो 2 को 1 में मिला दिया गया, तो यहाँ 6 बच गए और 2 नए बनाए हैं, तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं वर्तमान में। प्रश्न संख्या 25 है, हिमालय पर्वत के क्या लाभ हैं? उत्तर, हिमालय पर्वत से निम्नलिखित लाभ है। पहला है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक प्रहरी के रूप में स्थित है। दूसरा है, यह पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली ठंड हवाओं को रोकता है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो हमारी जलवायु ठंडी और शुष्क होती, क्योंकि देखिए ये भारत का नक्शा है। तो जो उत्तर से यहाँ पे चीन है और उसके ऊपर रसिया है, इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं इससे हिमालय मिट गया। ऐसे था, इधर चीन है और रसिया है, उसके बाद से चीन है, इधर जो ठंडी हवाएं आती हैं इससे हमारी रक्षा करता है, ये रोक देता है। नहीं तो यहाँ का जलवायु बहुत ही ठंडा होता है, ये भारत का इधर का जो जलवायु, तो इससे हमारी रक्षा करता है। तीसरा है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये हिमालय से लाभ हो गए। प्रश्न के 26 दिया है, नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। अथवा नगर निगम की संरचना तथा कार्य बताइए। उत्तर, नगर निगम का गठन। जिन नगरों को महानगरों का दर्जा दिया जाता है वहाँ नगर निगम का गठन होता है। संपूर्ण महानगर को जनसंख्या के अनुपात में वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य पार्षद का चयन किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा
लोकसभा तथा राज्यसभा के वे सदस्य जो नगर निगम की सीमा में आंशिक या पूर्ण रूप से आते हैं, वे भी नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने स्थान पर विधिवत योग्यता वाले अपने प्रतिनिधियों को सदस्यता हेतु अधिकृत कर सकते हैं। नगर निगम के कार्य। अब कार्य क्या क्या है नगर निगम के? नगर निगम के प्रमुख कार्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य मतलब उनको करना ही पड़ता है, और ऐच्छिक कार्य वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इच्छा पे डिपेंड करता है। और है अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य क्या क्या है? पहला है नगर निगम का प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। नगर निगम प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरा है नगर निगम का दूसरा प्रमुख कार्य नगर की स्वच्छता हेतु कानून बनाना व उनका पालन करना है। सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों की सफाई की व्यवस्था करना नगर निगम का अनिवार्य एवं प्रमुख कार्य है। सफाई की व्यवस्था हेतु नगर में कूड़ा घरों, सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों आदि की व्यवस्था करना। तीसरा है नगर निगम का तीसरा तथा सबसे प्रमुख कार्य जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का प्रबंध करना है। नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना भी नगर निगम का कार्य है। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु हैजा, प्लेग, चेचक, पोलियो आदि के टीकाकरण का प्रबंध नगर निगम करती है। चौथा है पागल कुत्तों तथा आवारा पशुओं को पकड़कर इन्हें जंगलों आदि में छोड़ने का कार्य नगर निगम करती है। जर्जर भवनों को गिराना और सड़कों की मरम्मत का कार्य भी नगर निगम द्वारा कराया जाता है। पांचवा है जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी नगर निगम में किया जाता है। ये अनिवार्य कार्य हो गए। और ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं? ऐच्छिक कार्य पुस्तकालयों, वाचनालयों, पार्कों, अजायब घरों व धर्मशालाओं आदि का प्रबंध करना नगर निगम के ऐच्छिक कार्यों में आता है। दूसरा है मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना। तीसरा है सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। ये सब ऐच्छिक कार्य है। प्रश्न संख्या 27 है वेद कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्तर वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद। यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। दूसरा है यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य एवं गद्य दोनों में की गई है। यह मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तीसरा है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यत्र के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता था। सामन का वास्तविक अर्थ गान है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको सामन साम कहा जाता है। सामगान की एक सशस्त्र पद्धतियाँ थीं। 13 शाखाओं के नाम उपलब्ध होने के कारण 13 शाखाओं का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इन 13 में से भी केवल 3 शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं। पहला है रामायणीय, दूसरा है कौथुमी और तीसरा है जैमिनीय या तवलकार। सामवेद की पूरी मंत्र संख्या 1875 है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1771 है। इस प्रकार केवल 1104 मंत्र सामवेद में नवीन है। इसमें सामवेद से रिलेटेड पूछता है बहुविकल्पी में प्रश्न कि किस वेद में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो वहां टिक करते हैं सामवेद। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म होता है। इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा।
सोम इसके प्रमुख देवता हैं तथा आचार्य सुमंतु हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जनतंत्र, टोना टोटका आदि का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद में इन सब का वर्णन है। तो इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त होता है और इसके आगे हम लोग को अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।